गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है मंगलवार 27 सितंबर 2022। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 5वां अध्याय नागरिकता सिटीजनशिप। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तार और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 22। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। पहला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16। तीसरा, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। चौथा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। पाँचवा, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। छठा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सातवां, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। संवैधानिक अधिकार। भारत के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें न तो अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामले की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका 1957
1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं: यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो वह भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। अनुच्छेद 6। तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए हों, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। अनुच्छेद 7। चौथा, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदी परिषद के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। अनुच्छेद 8। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। पहला, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। दूसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। अनुच्छेद 9। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। अनुच्छेद 10। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन निम्न प्रकार हैं। पहला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957। दूसरा, निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960। तीसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। चौथा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986।
5वां 1992, छठा 2003, 7वां 2005, 8वां 2015। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस पर प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समावष्टि करने के आधार पर। पहला, जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा कोई व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या भारत या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देशों के बच्चे को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्यक्य वयस्क होने की 6 माह के अंदर नहीं कर देता। तीसरा, पंजीकरण। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकरण कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबद्ध हो। नामतः क, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ख, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रहा हो। ग, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह
पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। घ भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। अंग कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसकी माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। च कोई व्यक्ति जो पूरी आयु एवं क्षमता का हो तथा वह या तो माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। 6 कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। मैं अमुक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की विधि का पालन करूँगा तथा भारत के नागरिक के दायित्व का निर्वहन करूँगा। चौथा, प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। क ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ख कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। ग यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई और बड़ा कोई अन्य हो, उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। घ यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या उनमें से थोड़ा एक में या थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अंग इसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। च कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। छ कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। 5वां, समाविष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा
भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। छठा, असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता अधिनियम 1985 असम समझौते विदेशी मुद्दों पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। पहला, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए, जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं, को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बी, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 22 वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना। पहला, स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब वह भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तीसरा, वंचित करने के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि पहला, नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी गई हो। चौथा, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पांचवा, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति को अपनाया है, लेकिन इसने केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई
पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक होता है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह से दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में सभी नागरिक को चाहे उसका जन्म कहाँ और निवास कहाँ हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। पहला, अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्ति में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती हैं। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। तीसरा, निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। चौथा, जम्मू एवं कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह स्थायी निवासियों की व्याख्या करे और राज्य सरकार के तहत रोजगार एवं अधिकार मामले में उन्हें विशेष सुविधाएं दे। ये सुविधाएं राज्य में संपत्ति अधिग्रहण, राज्य में निवास और छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार हो सकती है। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता उपलब्ध कराता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जाति युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता।
विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर M.L. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा का व्यापक अध्ययन करने तथा उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOS को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वाले को ही। उसी अनुसार नागरिकता अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों को PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रावधान किए गए, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। पुनः नागरिकता अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा OIC कार्ड स्कीम को मिला कर दिया गया। PIO स्कीम कार्ड को 19/8/2002 में शुरू किया गया था और उसके बाद OIC कार्ड स्कीम 1/12/2005 में शुरू किया गया था। दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी। वैसे OCI स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक किस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों को भ्रम दूर करने के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO तथा OCI को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों को सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। PIO स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9/1/2015 से OCI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए। पहला, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। पहला, भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। ए, पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था। 2, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था। तीसरा, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो, अथवा जो कि किसी ऐसे नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री या प्रपौत्र प्रपौत्री हो, अथवा बी, कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, अथवा सी, कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है।
डी, भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा किसी के माता पिता में से कोई अथवा जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार उल्लिखित कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए अर्ह नहीं होगा। दूसरा, भारत सरकार उस आंकड़े या डाटा को लिखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। तीसरा, बिंदु 1 में कोई बात पहले रहती भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलिखित करके किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निर्बंधित कर सकती है। दूसरा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। दूसरा, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। ए, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बी, वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। सी, वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। डी, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह एक मतदाता के रूप में पंजीकरण किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ एवं राज्य के मामले से संबंधित पद के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे। तीसरा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड का परित्याग। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उसे कार्ड का परित्याग की घोषणा करता है तो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। दूसरा, जब वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता तब उसकी विदेशी मूल की उसकी पति पत्नी जिसे विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है, उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। चौथा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ए, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्य को छुपाकर प्राप्त की गई है। बी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है। सी, विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है। डी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से कम की कैद की सज़ा भुगती हो।
5वां, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो। 6, किसी विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास, पहला, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो। दूसरा, भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसा विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। इसी के साथ हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 6ठा चैप्टर नागरिकता कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर 7वां मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।